हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और हमें पढ़ना है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पार्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट डीसी एंड एसी सर्किट्स, या फिर कहें फिफ्थ यूनिट उसका नाम हो सकता है डीसी एंड एसी सर्किट्स। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें आज पढ़ना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। इसे शॉर्ट में कहा जाता है आरसी सर्किट, आर फॉर रेजिस्टेंस और सी फॉर कैपेसिटेंस। तो आरसी सर्किट है, चार्जिंग भी पढ़ना है और फिर हमें डिस्चार्जिंग भी पढ़ना है, या फिर कहें ग्रोथ ऑफ करंट और उसमें या फिर चार्जिंग ग्रोथ होगा, करंट का ग्रोथ होगा, या फिर कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, ग्रोथ डीके सब पढ़ना है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है, तो चार्ज होगा कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, या फिर डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। तो उसमें करंट कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, इस हिसाब से सब हमें कंडीशंस पढ़नी है। तो हेडिंग कह सकते हैं चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, और इसे शॉर्ट में कहा जा सकता है आरसी सर्किट। तो सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन अगर बनाए तो इसमें एक तो रहना चाहिए एक कैपेसिटर और एक रहना चाहिए रेजिस्टेंस। तो बनाए अगर तो एक रेजिस्टेंस ये बना लिया गया और इसी में बना लिया गया एक कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। अब उसके बाद इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया जिसका ईएमएफ है कैपिटल ई। इस प्रकार से इसका सर्किट बनेगा। ई हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, और ये हो गया कैपेसिटेंस सी। कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी। तो अगर शुरुआत में बात करें तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर दो प्लेट्स से बना हुआ है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर में। ये इस प्रकार से हो गया कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी। स्टार्टिंग की बात करें तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं Q इज इक्वल टू होता है सी वी, Q इज इक्वल टू होता है सी इंटू वी। तो अब जब इस पर चार्ज की वैल्यू ही जीरो है तो C की वैल्यू हो जाएगी जीरो बाई V। तो ये हो गया कैपेसिटेंस की वैल्यू इस पर जीरो। अब V की वैल्यू भी अगर Q इज इक्वल टू सी वी की बात करें, Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q की वैल्यू हो गई जीरो, इस पर चार्ज है ही नहीं। चार्ज अब है ही नहीं तो पोटेंशियल V की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा जीरो बाई सी। V की वैल्यू होगी Q बाई सी, तो Q की वैल्यू हो गई जीरो, तो जीरो बाई सी मतलब हो गया जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लेट्स के, कैपेसिटर के प्लेट्स के का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा जीरो। तो हम लोग कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, एक कैपेसिटर लगा दिया गया, एक सोर्स लगा दिया गया, बैटरी लगा दी गई जिसका ईएमएफ है ई, और इसमें एक लगा दिया गया स्विच। स्विच को जैसे ही कनेक्ट करेंगे, स्विच को कनेक्ट किया जाए, स्विच को अगर यहाँ से क्लोज कर दें, स्विच हो गया ये क्लोज। स्विच जब क्लोज होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट का काम है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो करंट इसमें फ्लो करेगा। करंट जिधर फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो ये बैटरी का ईएमएफ ईएमएफ की बैटरी है, बैटरी इसमें कनेक्ट है। बड़ा वाला जो टर्मिनल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रही है। करंट इधर की ओर अगर फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस प्लेट से मूव करेंगे वहाँ एक वैकेंट प्लेस बनेगा और जिसे कहा जाएगा होल्स, वो होता है पॉजिटिव। तो ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। और दूसरा वाला इधर की ओर इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेंगे इधर से, और यहाँ पे ये जमा होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल बन गए तो यही हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर धीरे धीरे अब चार्ज होने लगेगा। अब कैपेसिटर ये कब तक चार्ज होगा, जब तक यहाँ पे कम चार्ज रहेंगे तब तक ये चार्ज की सप्लाई करता रहेगा। और जब इस बैटरी के बराबर चार्ज यहाँ हो जाएगा तब इसका जो कैपेसिटर का चार्जिंग है वो रुक जाएगा। मतलब कैपेसिटर इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर जब चार्ज हो जाएगा तब ये कैपेसिटर चार्ज होना बंद कर देगा। तो जब ये चार्ज होना बंद कर देगा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से कोई चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, ना तो करंट फ्लो कर पाएगी। करंट शुरू में मैक्सिमम फ्लो करेगी क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताए। जो बैटरी है, जो ये कैपेसिटर है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें
तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो V की अगर बात करें, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C। Q है इन दोनों पे चार्ज, तो शुरू में एट t इज इक्वल टू 0, अगर समय शुरुआती समय की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो शुरुआत में इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0। तो Q बाई C, तो Q बाई सी अर्थात 0 बाई सी, और 0 बाई सी की वैल्यू हो गई 0, तो V इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हो गया 0। तो इन दोनों बैटरीज का जो EMF E है और ये बैटरी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, इसलिए मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। तो स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी, धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी और फिर हो जाएगी 0। अब कब 0 होगी? जबकि ये कैपेसिटर इस बैटरी के बराबर, जो बैटरी का EMF है उसके बराबर ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसी EMF से, उसी पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब ये फुल्ली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इतनी बात एग्जाम में भी लिख के आनी होगी, और क्या क्या लिख के आना होगा इस बात को लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि ये एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा। सर्किट डायग्राम में क्या बनाया जाएगा कि कोई एक सर्किट है, देयर इज अ सर्किट विच कंटेन्स, क्या क्या कंटेन कर रहा है, अ रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटेंस C, दोनों कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस हो गया R और एक कैपेसिटर C हो गया जिसका कैपेसिटेंस है C। दोनों को सीरीज में जोड़ते हुए जोड़ा गया एक बैटरी जिसका EMF है E से, और इन दोनों को कनेक्ट किया गया एक स्विच से, कि स्विच को ऑन करेंगे ये सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। इस बात को लिख दिए कि देयर इज अ सर्किट containing resistance R, capacitance C and source of EMF capital E. These elements are connected in series, सबको सीरीज में जोड़ दिया गया। एक लाइन और लिख सकते हैं, एज सोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया उस हिसाब से इन सबको जोड़ दिया गया। When circuit is closed, current starts flowing, जैसे सर्किट को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी थ्रू कैपेसिटर्स, एंड कैपेसिटर बिकम चार्ज ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू करेगा। और कब तक चार्ज होगा? जब तक कि इस पे जो बैटरी का जो EMF है वो मतलब जो कैपेसिटर का जो EMF है, वोल्टेज है, वो बैटरी के वोल्टेज EMF के बराबर हो जाए। तो इस बात को भी लिख दिया गया कि व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर एंड कैपेसिटर बिकम्स चार्ज्ड ग्रेजुअली, कैपेसिटर चार्ज अंटिल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स बिकम्स इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी E। तो इसके EMF के बराबर अगर हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यहाँ पे Q इज इक्वल टू हो जाएगा। अब दोनों करंट कब फ्लो करेगी? करंट तभी फ्लो करेगी जब कोई कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब E और V दोनों, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया गया V, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही जब 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया ये प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कैपेसिटर चार्ज, कब तक कैपेसिटर चार्ज होगा? अंटिल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के EMF के जब तक बराबर हो जाएगा, जब तक बराबर हो जाएगा तब क्या होगा? बिकम्स इक्वल्स टू E। तो तब तक चार्ज होगा जब तक वो बराबर नहीं हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा? जब ये दोनों बराबर चार्ज हो जाएंगे तब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की, एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे क्या था? t इज इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं था, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो कोई इस पे पोटेंशियल नहीं था, प्लेट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो इसका कोई पोटेंशियल नहीं था। अब इसका कोई पोटेंशियल नहीं था तो इसके और इसके दोनों बैटरी की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों बैटरीज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो करेगी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये प्लेट चार्ज होगा, ये प्लेट चार्ज होगा, तो इसका भी कुछ वोल्टेज होगा, इसके वोल्टेज को ये कम करता जाएगा, जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। अब कम होता जाएगा तो धीरे धीरे करंट ग्रेजुअली जो है डिक्रीज करेगी और फिर हो जाएगी करंट 0। तो अब कैसे इसका चार्जिंग हो रहा है, कैसे इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसी बात को हमें पढ़ना है। तो इसके लिए कौन कौन से इक्वेशंस काम करेंगे लिख के इसे समझते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं कहानी और लास्ट तक पहुंचते हैं कि क्या एक्सप्रेशन हमें मिलता है।
तो यहाँ तक समझने के बाद हम बात करते हैं कि किसी टाइम t पे मान लिया गया इस प्लेट्स पर जो कैपेसिटर है उसकी दो पैरेलल प्लेट्स पे जो चार्ज है वो है q। तो किसी टाइम t पे जो चार्ज है, किसी टाइम t पे जो चार्ज है वो है q। तो अगर इस प्लेट्स पे मान लिया गया ये कैपेसिटर का प्लेट्स है, इस प्लेट्स पे चार्ज आ गया q, तो q इज इक्वल टू होता है c इंटू वी, q इज इक्वल टू होता है c इंटू वी। v है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स, तो कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी q बाई c। इसी बात को लिखें, क्या लिखें कि एट एनी इंस्टेंट t इफ q इज द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है वो हो गया q, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा q बाई सी। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मान लिया गया 10 वोल्ट था, इसकी वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, तो जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो 8 वोल्ट काम करेगा क्योंकि 2 वोल्ट का तो ये अपोज करेगा, तो ये हो गया 10 माइनस 2 8 वोल्ट। जब इस पे चार्ज और बढ़ जाएगा और चार्ज बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया गया 2 वोल्ट से बढ़कर 3 वोल्ट हो गया, तो 3 वोल्ट हो गया, तो ये 10 वोल्ट था, तो 10 में से अब 3 घट गया 7 वोल्ट हो गया। तो इस हिसाब से इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, ई में से इस Q बाई सी को घटाना होगा तो इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हो गया Q बाई सी, दिस पोटेंशियल डिफरेंस अपोज द अप्लाइड ईएमएफ ई, अप्लाइड ईएमएफ ई जो बैटरी का ईएमएफ है उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, देन इफेक्टिव ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट टी विल बी, क्या होगा, ई माइनस क्यू बाई सी। तो इफेक्टिव ईएमएफ हो गया, बैटरी का ईएमएफ ई था, जो प्लेट्स के बीच में, जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था वो था Q बाई सी। तो इस सर्किट में जो इफेक्टिव ईएमएफ हुआ वो हो गया E माइनस क्यू बाई सी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं बाई, या फिर बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दोनों के अकॉर्डिंग एक ही बात है, तो बाई ओम्स लॉ लिख दिए, बाई ओम्स लॉ V बराबर आई आर। तो इफेक्टिव ईएमएफ है E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये हो गया बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ में एक्सप्रेशन मिला E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। अब इसी को सॉल्व करें, सॉल्व करके हमें इक्वेशन मिलेगा, देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या मिलता है। तो अगर यहाँ से एलसीएम ले तो ये एलसीएम हो गया C का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया C इंटू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू आई आर। आई है इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट, और आई मतलब करंट की डेफिनेशन हम जानते हैं, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या किसी भी इंस्टेंट पे स्मॉल टाइम अगर डी टी में चार्ज स्मॉल टाइम डी टी में चार्ज डी क्यू फ्लो कर रहा है तो आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो आई की जगह हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो गया डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख के फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसे सॉल्व करें लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सी ई माइनस क्यू, सी ई माइनस क्यू बाई सी, और आर भी यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा तो ये इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो गया सी आर इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। बाकी सारे एक्सप्रेशन को यहाँ से रफ करके हटा दिए और इसके बाद इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें चाहिए टाइम के लिए एक एक्सप्रेशन और फिर उसका इंटीग्रेट करके हम इक्वेशन बनाएं। तो इंटीग्रेट करेंगे टाइम को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ से। तो डी टी की वैल्यू को यहाँ कर लाएं, डी टी जो है वो यहाँ लाएं और इसे यहाँ रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा डी टी बाई सी आर इज इक्वल टू डी क्यू, ये पहले से है, ये हो गया डी क्यू, और यहाँ से आया सी ई माइनस क्यू, तो ये यहाँ मल्टी ऊपर है, यहाँ आ जाएगा नीचे हो गया, ये हो गया सी ई माइनस क्यू। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टी को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू क्यू, अगर इंटीग्रेट करें तो डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, और सी आर कॉन्स्टेंट है क्योंकि टी क्यू के रेस्पेक्ट में करना है, तो टी बाई सी आर इज इक्वल टू, अब ये 1/x की तरह ट्रीट कर रहा है। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x log सी ई माइनस क्यू,
और इसे जब कुछ वैल्यू मान के इसे डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो इसका होगा डिफ्रेंशिएशन होगा क्यू के रेस्पेक्ट में, तो माइनस क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 और -1 का मल्टीप्लाई अगर इस एक्सप्रेशन में होगा तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट हम लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो सी यहाँ कैपेसिटर के लिए यूज किया गया है, कैपेसिटेंस सी है इसका, इस वजह से एक नया कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ के, तो ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमें एक्सप्रेशन जो मिल गया इसे कह लें इक्वेशन नंबर 1। क्या एक्सप्रेशन मिला है हमें, जो ये एक्सप्रेशन या इक्वेशन मिला है वो मिला है T/CR इज इक्वल टू -log CE - Q + K। अब अगर बात करें स्टार्टिंग माने एट इनिशियल कंडीशन एट T इज इक्वल टू 0, जब समय 0 था, जब बैटरी या स्विच को क्लोज ही नहीं किया गया था, स्विच को जब क्लोज ही नहीं किया गया था तो ये कैपेसिटर भी क्लोज नहीं था, तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही थी, तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो जब एकदम शुरू में जब करंट फ्लो नहीं कर रही थी तो यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं था, क्योंकि करंट फ्लो जिधर से करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता, इलेक्ट्रॉन आता तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता और यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज या प्लेट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता। लेकिन स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में T = 0 पे चार्ज की वैल्यू हो जा रही है 0, प्लेट्स पे जो चार्ज है वो जा रहा है 0। तो अब इस कंडीशन में अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो हो जाएगा T की वैल्यू ही 0 हो गई, तो एट T = 0 Q = 0, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 या बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज प्लेस करें तो T की वैल्यू हमें रखना है, 0, तो ये हो गया 0/CR इज इक्वल टू -log CE - Q की वैल्यू भी 0, क्योंकि T = 0 पे Q = 0, प्लेट्स पे कोई चार्ज है ही नहीं, प्लस के। नेक्स्ट लाइन सॉल्व करें तो 0 बाई कुछ भी 0 इज इक्वल टू -log CE + K। अब अगर K की वैल्यू चाहिए तो इस log को इधर भेज दें, log वाला टर्म जो है वो जाएगा, इधर माइनस था इधर आके हो गया ये प्लस log CE। K की वैल्यू हो गई log CE। अब K की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर प्लेस करें तो लिख भी दें इस बात को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर प्लेस करें तो ये है T/CR इज इक्वल टू -log CE - Q प्लस K, और K की वैल्यू हमें मिल चुकी है, K की वैल्यू है log CE। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है आगे। यहाँ से मिल गया हमें माइनस कॉमन अगर मिला तो यहाँ से बचा log CE - Q, और यहाँ प्लस था माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ भी माइनस हो गया, -log CE इज इक्वल टू, अब ये हो गया log m - log n, और log m - log n होता है log m/n। लिख लें अगर इसे लिखा जा सकता है -log CE - Q, ये हो गया m की वैल्यू बाई n की वैल्यू हो गया CE, ये हो गया T/CR। चाहे तो इस माइनस को भी इसके साथ लिख सकते हैं, लिख भी लिए, ये हो गया -T/CR इज इक्वल टू log CE - Q/C। इसे सॉल्व करने के लिए लेना होगा हमें एंटी लॉग, बाई टेकिंग एंटी लॉग लें तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी इधर।
तो एक्सपोनेंशियल टर्म ये हो गया e⁻⁻t/CR इज इक्वल टू, या लिख भी सकते हैं बाई टेकिंग एंटीलॉग, और ये हो गया CE माइनस Q/CE, या सॉल्व करके लिख सकते हैं CE/CE हो गया 1 माइनस Q/CE, इतना टर्म हो गया। अब Q/CE वाले टर्म को हमें चार्ज के लिए ही एक्सप्रेशन चाहिए, तो Q/CE वाले टर्म को अगर इधर लाएं तो ये माइनस था, इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस Q/CE इज इक्वल टू क्या, 1 तो अपनी जगह पे, ये एक्सपोनेंशियल टर्म उधर जाएगा, माइनस e⁻⁻t/CR, इतना टर्म हुआ। Q की वैल्यू की बात करें, Q इज इक्वल टू CE जो है अपॉन में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो गया CE 1 माइनस e⁻⁻t/CR। और जो CE वैल्यू है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू होता है CV। अगर किसी भी प्लेट की बात करें, किसी भी ये कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्टेड है E से, तो जो है इस पे जो चार्ज बढ़ते 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 जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ समय बाद बैटरी के EMF के बराबर हो जा रहा है। तो अगर Q इज इक्वल टू CV की बात करें तो इस पर इतना चार्ज हो गया कि इसका EMF जो है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के EMF के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा Q0, मैक्सिमम जो चार्ज है वो हो जाएगा Q0 इज इक्वल टू C इंटू E, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, ये हो गया Q0 इज इक्वल टू C इंटू E, क्योंकि तब धीरे धीरे पोटेंशियल इसका V की वैल्यू बढ़ते 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 V की वैल्यू इस बैटरी के EMF के बराबर हो गई। तो बैटरी के EMF के बराबर जब हो गई, उस समय पे जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज होगा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया 0, तो उससे ज़्यादा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, उसी को कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द प्लेट। तो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज हो गया Q0, जिसकी वैल्यू रहेगी CE। तो CE को रिप्लेस किया जा सकता है Q0 से, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e⁻⁻t/CR, और यही है एक्सप्रेशन कि कैसे ये चार्ज होगा। अब अगर टाइम की बात करें, टाइम जैसे जैसे अगर बढ़ेगा, टाइम की वैल्यू अगर कम है तो चार्ज की वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि टाइम की वैल्यू अगर कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 में से 1 घटाएंगे, ये हो गया 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हो गई 0, और जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म घटेगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म घटेगा तो इसमें से वैल्यू घटाएंगे, और वैल्यू घटाएंगे तो ज़्यादा वैल्यू बचेगी, तो ये क्या होगा, चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इस पर जो कैपेसिटर है, प्लेट्स है, कैपेसिटर का जो प्लेट्स है, उस पर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। देखते हैं इसका की पॉइंट्स क्या होता है और इसका कैसे बनता है ग्राफ। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e⁻⁻t/CR। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही, अगर इस पे ग्राफ प्लॉट करें टाइम और चार्ज के बीच में, तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे प्लेट्स पे जो चार्ज है वो भी बढ़ रहा है। इसके लिए ये लिख दिए चार्जिंग, और इसके लिए एक्सप्रेशन तो यही है, इक्वेशन यही है, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e⁻⁻t/CR। अब उसके बाद इसमें एक टर्म है CR, जिसे कहा जाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। CR को कहा जाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम पढ़े थे L/R, और L/R को कहा जाता था इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, या टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट, LR सर्किट, या टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट वहाँ पे था। और यहाँ पे इसे कहा जाएगा CR को कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, या कहेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसके अगर यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो जो CR का डायमेंशन होता है वो टाइम के डायमेंशन के सेम होता है। तो सेम कैसे होता है देखें, अगर यहाँ पे हो गया C और ये हो गया R, या CR या RC जो भी लिखना हो। तो CR की अगर बात करें तो C जो है वो कैपेसिटेंस हो गया, इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया फैरड, इंटू R मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब अगर कैपेसिटेंस से रिलेटेड टर्म की बात करें तो होता है
एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो ये C फैरड लिखें। अगर इसके लिए लिखना चाहें तो एक और यूनिट लिखा जा सकता है, फैरड लिखा जा सकता है, या फिर Q मतलब चार्ज और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और V है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट है वोल्ट। तो इसका दूसरा यूनिट कैपेसिटेंस का लिखा जा सकता है कूलम अपॉन वोल्ट। तो फैरड न लिख के लिख सकते हैं कूलम अपॉन वोल्ट। इंटू ओम। अब उसके बाद ओम हो गया, वोल्ट हो गया। अगर इसे देखा जाए तो एक एक्सप्रेशन हम लोग और जानते हैं। क्या जानते हैं? जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू जानते हैं आई आर। और अगर V इज इक्वल टू आई आर की बात करें तो क्या होता है ये? V इज इक्वल टू आई आर की बात करें, अगर I की वैल्यू फाइंड करें तो I का जो यूनिट होगा I या तो एम्पियर होगा, या फिर लिख सकते हैं वोल्ट बाई V बाई आर, मतलब वोल्ट बाई ओम। तो वोल्ट ये ओम है तो ओम मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा वोल्ट बाई ओम। इसकी जगह लिखा जा सकता है एम्पियर, तो ये हो जाएगा कूलम बाई एम्पियर। और कूलम बाई एम्पियर की बात करें, कूलम बाई एम्पियर की बात करें तो एक और एक्सप्रेशन हम जानते हैं। क्या जानते हैं? Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर होता है I इंटू टी। अगर यहाँ से देखें तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो यहाँ से टाइम की अगर बात करें, तो टाइम इज इक्वल टू होगा Q बाई आई। Q बाई आई अर्थात Q का जो यूनिट है वो है कूलम और I का जो यूनिट है वो है एम्पियर। तो कूलम बाई एम्पियर को कहा जा सकता है टी अर्थात टाइम, और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो CR जो है वो डायमेंशन किसका रखता है? ये डायमेंशन रखता है टाइम का, और टाइम का डायमेंशन रखता है तो CR को लिखा जा सकता है T। तो CR को अगर T लिखें तब इस एक्सप्रेशन का क्या हश्र होता है देखते हैं। तो CR की वैल्यू, जो CR है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रखने पे देखते हैं क्या होता है, और इसकी हम लोग लिखेंगे डेफिनीशन। तो CR की जगह हम लोग लिख दें T, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो टाइम के डायमेंशन के सेम है। तो ये हो गया Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टी। CR की जगह T रिप्लेस कर दिए, ये T बाई टी कैंसिल, -1 हुआ। ये हो गया Q0 1 माइनस ई टू द पावर -1, या फिर ये हो गया Q0 1 माइनस 1 बाई ई। और इसे सॉल्व करें, ई की वैल्यू जानते हैं हम लोग 2.718, सब रख के प्लेस करने के सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 0.632। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.632 इंटू, ये हो गया Q0। Q की वैल्यू हो गई 0.632 ऑफ Q0। तो जो CR इज इक्वल टू टी हम लोग प्लेस किए हैं, CR इज इक्वल टू टी जो प्लेस किए हैं, अगर उसकी बात करें तो जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है वो कौन सा टाइम है? वो टाइम है जिसमें कोई भी कैपेसिटर के प्लेट्स पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 63.2% राइज कर जाए। इस बात को अगर लिखें तो लिख सकते हैं कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट या CR, या फिर लिख दें पूरा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम in which charge on plates किस पर? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर राइजेस, बढ़ जाता है, राइजेस टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें प्लेट्स पर जो चार्ज है वो राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? मैक्सिमम चार्ज का 63.2% बढ़ जाता है। उसी टाइम को कहा जाता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। तो इसके लिए ग्राफ हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। इसका जो डायमेंशन है वो टाइम के डायमेंशन के सेम है, इसलिए CR की जगह प्लेस किया गया T। तो ये था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर।
थ्रू रेजिस्टेंस, या फिर इसे कहेंगे चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हेडिंग रहेगा डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस या डिसचार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।